नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख विषयों पर जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला विषय है हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर, कहां पर इसको उद्घाटन किया गया है। तीसरा है मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, इनके बारे में जानेंगे। चौथा है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में है कोचरब आश्रम। तो इन पांचों विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी के कमेंट आए थे कि मैम कई बार हमें नोट्स बनाने होते हैं तो आप थोड़ा सा साइड हो जाया करिए, तो मैं अब याद रखूंगी कि आपको 1-2 मिनट का टाइम दूंगी मैं, ताकि आप इससे आराम से नोट्स बना सको। और रही बात इकोनॉमिक्स की न्यूज की, तो मैं इसमें धीरे धीरे इकोनॉमिक्स की न्यूज, साइंस एंड टेक की न्यूज, ये सारी न्यूज कवर करूंगी। और थैंक यू सो मच, आप अपने विचार मुझे डेली प्रस्तुत कर रहे हो आजकल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के बारे में। देखिए, प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, कारण क्या है कि 16 मार्च ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन सरकार द्वारा जो आपका पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम है वो चलाया गया था, ठीक है। और इसीलिए पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इस डेट को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो 16 मार्च 1995 में भारत सरकार ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, और इसीलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है वो मनाया जाने लगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेसिकली होता है लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये मेन रीजन है इसका। आगे बात कर लेते हैं। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की जो थीम रही है वो क्या थी? तो थीम थी आपकी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है। ये इसकी थीम रखी गई है ताकि आप सभी वैक्सीन के प्रति जागरूक हो। जैसे कई बार अभी आपने देखा होगा कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन आई थी, बहुत सारे लोगों ने बोला इस वैक्सीन का प्रयोग करने से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो और हम लो फील कर रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात में या कहीं पर एक घटना घटित हुई थी कि डीजे की वजह से एक साथ गरबा नाइट चल रही थी और एक साथ 5 या 6 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसके कुछ हमें प्रोज और कॉन्स देखने को भी मिलते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, इसके प्रति जागरूक करना है। वैक्सीन किस प्रकार कैसे आपकी बॉडी पर असर करती है, क्या फायदा है, क्या नुकसान, इन सारी चीजों के बारे में आपको अवगत कराना है। आगे बात करें टीकाकरण से पोलियो, चेचक, फिर गोनोरिया, रेबीज और कोरोना जैसे खतरनाक जो बीमारियां हैं इनसे बचाव होता है, ठीक है। तो ये तो रहा आज का दिवस जो हमारे लिए चर्चा का विषय था, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसके बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन ली। चलिए अब सेकंड हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये भारत का पहला है। सबसे पहले देखेंगे कि ये बना कहां पर है, तो ये बनाया गया आपका भुवनेश्वर में। कहां पर बन रहा है? भुवनेश्वर में जो आपका कलिंगा स्टेडियम है यहां पर बनाया गया है। तो अगर आपसे इस पे प्रश्न पूछता है तो कैसे पूछेगा कि भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर निम्नलिखित में से कहां उद्घाटित किया गया है, ठीक है। आपको जगह दे देगा भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम, या फिर स्टेडियम का नाम पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बना कहां पे है? भुवनेश्वर में बना है। अब कितने क्षेत्र में बनाया गया है? तो ये 10,000 वर्ग मीटर ट्रैक है यहाँ पर, और इसमें इतावली फर्म मोडो स्पा द्वारा इसको निर्मित किया गया है। यहाँ पर किसने बताया, मतलब कौन ऐसा फर्म था जिसने इसको विकसित किया या बनाया, इसमें सहयोग किया? तो वह आपका इतावली फर्म मोंडो स्पा द्वारा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें और कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या गेम्स हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज इसमें ऐड करी गई है। तो इस सेंटर में 200 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक बना है, 80 मीटर प्लस 20 मीटर का आपका रनिंग ट्रैक है। इसमें आप लंबी कूद कर सकते हो, ट्रिपल जंप कर सकते हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है पोल वॉल्ट खेल सकते हो, शॉट पुट कर सकते हो, जैसी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं, ठीक है। इसमें रिलायंस फाउंडेशन ने बेसिकली सहयोग दिया है। तो किसके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है? रिलायंस फाउंडेशन द्वारा। यह ओडिशा रिलायंस फाउंडेशन एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। और वर्तमान में आप देखो कि भारत सरकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रही है जहां पर वो खेल को क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है। नवयुवक जो है उनके माइंड में ये बात वो डालना चाहती है कि खेल में भी आपका करियर है, ठीक है। इसीलिए खेलो इंडिया गेम्स में अभी देखो आप जो भी विजेता रहेंगे उसके, तो यहाँ पर सरकार ने
घोषणा करी है कि उनको सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जो भी खेलो इंडिया के विजेता है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन्हें गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। साथ ही साथ अभी कल मैंने आपकी एक न्यूज़ कवर करी थी जिसमें ऐसा ही था कि बच्चों को क्या किया जा रहा था, वहाँ पर ट्रेन किया जा रहा था स्कूलों में, और स्कूलों में ट्रेंड करके देन उनको कोचिंग प्रदान करेगी। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, ताकि वो आगे जाकर के ओलंपिक्स खेले। और गवर्नमेंट का लक्ष्य था कि ऐसे लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स पूरे भारत से हमें इकट्ठा करने हैं, जिनको आगे हम ट्रेंड करेंगे और ओलंपिक्स के लिए भेजेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि डे बाय डे खेल को लेकर के सरकार बहुत सारी योजना लेकर के आ रही है, और वह चाहती है कि खेल के क्षेत्र में जो हमारे नवयुवक हैं वो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो ये रही न्यूज़ हमारे स्टेडियम से रिलेटेड। अब बात करेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा जी के बारे में, जो कि हाल ही में आपके फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये पहले राष्ट्रपति अब्बास के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। तो जो पहले यहाँ पर राष्ट्रपति थे, अब्बास इनके आर्थिक सलाहकार थे, और अभी यहाँ के क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिलिस्तीन के बारे में। ये आपकी गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है, फिलिस्तीन का जो एरिया पड़ता है। आगे बात करते हैं कि यह फिलिस्तीन देश में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का भूभाग इसमें शामिल है। इसकी सीमा आप देखोगे तो इजराइल से, जॉर्डन से और मिस्र से लगती है। पीछे आप मैप में देख लो एक बार। ठीक है, ये है जॉर्डन आपका, ठीक है, ये है इजराइल। ठीक, इससे इसकी सीमा आपकी क्या होती है? टच करती है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। इसमें राजधानी इसकी यरूशलेम है। मुद्रा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर फिलिस्तीनी पाउंड चलता है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति यहाँ पर महमूद अब्बास हैं वर्तमान में, और प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हाल ही में? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ये पंजाब में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने हैं। अच्छा, यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है? यानी कि वो पंजाब जो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत है, वहां के सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जी को क्या बनाया गया है? सिख मंत्री ये बने हैं वहां के। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में रमेश सिंह अरोड़ा को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, वह पंजाब जो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत है, तो उसी पंजाब प्रांत की बात की जा रही है कि पहले सिख मंत्री के रूप में इनको चुना गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी किस पार्टी के द्वारा ये बनाए गए हैं, किस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है? तो हाल ही में पंजाब मुस्लिम लीग के नेता और मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के नेतृत्व में जो सरकार का गठन इन्होंने किया है। ठीक है, तो पार्टी किसकी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी, जिसमें आपने देखा होगा नवाज शरीफ है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं रमेश सिंह अरोड़ा जी के बारे में थोड़ा सा। तो रमेश सिंह अरोड़ा का जो जन्म है वो पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था, और इन्होंने पाकिस्तान में विश्व बैंक में गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण योगदान है वो प्रदान किए थे। वर्ष 2008 में इन्होंने मोजाज फाउंडेशन की स्थापना की, जो पाकिस्तान में वंचितों की सहायता करता है, जो वंचित वर्ग हैं। इन्होंने नारोवाल से प्रांतीय असेंबली के सदस्य के रूप में चुना गया था, और ये जो पंजाब है वहां पर प्रांतीय जो असेंबली है उसके 3 बार सदस्य रह चुके हैं। तो ये इनकी अभी तक की जीवनी थी जो इन्होंने कार्य किए हैं। अंत में हम बात करेंगे किसकी? कोचरब आश्रम की। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे तब इन्होंने इस कोचरब आश्रम की स्थापना करी थी, और इस कोचरब आश्रम में वो करते क्या थे? गायों को पालते थे, जो वंचित वर्ग के लोग थे उनकी सहायता करते थे, उनको रखते थे। तो इसलिए कोचरब आश्रम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर खेती भी वो क्या करते थे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, कोचरब आश्रम की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने करी थी। कब करी थी? 1915 में करी थी, मई में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट करके आए थे। ठीक है, यह भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। उन्होंने जो अपने हाथों से स्थापित किया, वहां पर कार्य किया। यहाँ पे बेसिकली वो खेती, गाय पालन, रचनात्मक गतिविधियां करते थे। 17 जून 1917 को इस आश्रम को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर शिफ्ट किया गया? तो साबरमती नदी के तट पर इसको शिफ्ट कर दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं अंत में हम अपने प्रश्न की, कि हमारा आज का प्रश्न क्या है? तो भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? जो मैं क्वेश्चन आपको वहां बता रही थी वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, भुवनेश्वर में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर चंडीगढ़ में? कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे आंसर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रही बात आप सभी आरओ की क्लास के लिए कह रहे हो, तो मोस्टली मैंने आरओ की क्लास कवर करी है। 1-2 जो क्लासेस रह गई हैं, हिंदी की रह गई थी, उनको मैं दोबारा से कवर करूंगी, और करंट अफेयर्स की क्लास में दोबारा से शुरू करूंगी। तो हम इसमें यूपी का करंट अफेयर पूरा कवर करेंगे, साथ ही साथ आरओ का मोस्टली वही हो जाता है, तो यूपी एंड आरओ का जो करंट होगा उसे कवर करेंगे। यूपी बजट हम पूरा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।